हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी आपके नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है, तो कम प्राइस में आपको यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, बाल विकास की गति। ठीक है, ऑप्शन है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। देखिए, जो बाल विकास की गति होती है एक व्यवस्थित क्रम में चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अव्यवस्थित होती है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर बच्चा बैठना शुरू करता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना शुरू करता है। तो विकास क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। बट यहाँ पर दे रखा है अव्यवस्थित होती है, तो ये बात तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक समान नहीं होती, क्योंकि हर बच्चे की हेरिडिटी अलग होती है, हर बच्चे की आनुवंशिकता अलग होती है, हर बच्चा अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। तो विकास की गति एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। आपने देखा ही होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि लगभग 8 से 9 महीने में चलना भी शुरू कर देते हैं, बोलना भी शुरू कर देते हैं। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। तो एक समान या फिर मानकीय कहना है, अव्यवस्थित कहना है, यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होता है। फिर से यहाँ पर अव्यवस्थित की बात कर दी, तो ये भी बात गलत है। बट यहाँ तक सही दे रखा था कि जो बाल विकास की गति होती है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि हर बच्चे की आनुवंशिकता अलग है, हर बच्चे का पर्यावरण अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो ये भी बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ठीक है, देखिए एक समान तो होती नहीं है, तो फिर से ये गलत हो गया है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो बच्चा होता है उसके जो विकास की गति होती है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। इसलिए कुछ बच्चों का विकास फास्ट होता है, कुछ बच्चों का विकास स्लो होता है। ठीक है, और एक क्रम के अनुसार, ठीक है, सुनियोजित प्रक्रिया होती है क्या, हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। अब देखिए, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत आपका जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जब बच्चा अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है, जैसे कि जब वो चलता है, दौड़ता है, हाथ पैर पटकता है, तो क्या करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है, तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें, है ना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात करें, तो जब भी बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करे, जैसे जो उसकी हाथों के फिंगर्स होते हैं, जो उंगलियां होती हैं, है ना, जब बच्चा उनसे किसी चीज़ को उठाता है या फिर कुछ लिखता है ना, या फिर सुई में धागा पिरोता है, तो वहाँ पर वो किसका यूज करता है, अपने फिंगर्स का यूज करता है, तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी उम्र होती है जिसमें कि जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है सबसे पहले विकसित होता है, इसके बाद में हमारा फाइन मोटर स्किल्स विकसित होता है। यानी जो बच्चा सबसे पहले कंट्रोल करना सीखता है वो अपनी बड़ी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के जो उसकी छोटी छोटी फिंगर्स होती है उस पर बच्चे का कंट्रोल आता है। जैसे कि मान लीजिए, जो एकदम छोटा सा बच्चा होता है, लगभग कुछ महीने का जो बच्चे होते हैं, जब वो रोते भी हैं तो क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे हाथ पैर को पटकते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा पेन वगैरह करना सीखता है या फिर बहुत कम यूज करता है अपने फाइन मोटर स्किल्स का। सबसे ज़्यादा किसका यूज करता है बच्चा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का। ठीक है, बड़ी मसल्स का यूज करता है। और जो हमारा डेवलपमेंट भी होता है वो कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद में अपनी छोटी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो हमसे यही पूछ रखा था कि किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। तो शैशवावस्था में, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के
2 साल तक का होता है। यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा किस मसल्स का यूज करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और जो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, प्ले वे में, है ना, इनको पेंसिल पकड़ना भी आता है, तो ये अपनी फाइन मोटर स्किल्स का भी यूज करते हैं। बाकी किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों का ही यूज करता है बच्चा। माध्यमिक बाल्यावस्था में भी जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, तो इसमें भी यूज करता है। बट जो सबसे ज़्यादा यूज करता है अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का, बड़ी मसल्स का, वो बच्चा शैशवावस्था में करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, सृजनता, संवर्धन, सामाजिकरण, स्थगित अनुकरण, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें जब भी अंतःक्रिया की बात हो, ठीक है, और सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखने की बात हो, तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रोसेस होगा, सामाजिकरण होगा, ठीक है। सिंपल सा इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर सृजनता की बात करें तो यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ना ही कुछ नया क्रिएट करने की बात की गई है, तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। बाकी संवर्धन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर स्थगित अनुकरण की बात करें तो जो जीन प्याजे की पहली वाली स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, उसमें बच्चा स्थगित अनुकरण को प्रदर्शित करता है। स्थगित अनुकरण आपका होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लगभग जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को नकल करना आता नहीं है, बट बच्चा नकल करने की कोशिश जरूर करता है। जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसने अपने पापा को सेव करते हुए देख लिया, ठीक है, तो फिर वो भी क्या करेगा, अपने पूरे फेस पे लगा के ऐसे बैठ जाएगा, है ना। या फिर उसने अपनी मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए देख लिया, फिर कुछ और लगाते हुए देख लिया, तो फिर वो भी अपना कोशिश करता है कि वो भी अपना लिपस्टिक वगैरह लगा करके बैठ जाता है, ठीक है। उसको अनुकरण करना आता नहीं है, बट वो कोशिश जरूर करता है, तो इसी को कहते हैं स्थगित अनुकरण, यानी कि डिफॉल्ट इमिटेशन। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं, बट ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। अब देखिए यहाँ पर जो जीन प्याजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं। जो इनकी पहली अवस्था है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। जो इनकी दूसरी वाली स्टेज, इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तीसरी इनकी स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज का नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 12 से लेकर के 18 साल तक का होता है। तो ये जीन प्याजे के द्वारा दी गई 4th स्टेज से 4 अवस्थाएं हैं। अब देखिए अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर इंद्रिय गामक अवस्था आप इसको कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है अपने 5 सेंसेस का यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर बच्चा स्थगित अनुकरण करता है, विलंबित, ठीक है, अनुकरण या फिर स्थगित अनुकरण आप इसको कह लीजिए, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों को अनुकरण करना आता नहीं है, बट वो अनुकरण करने की कोशिश ज़रूर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बच्चा होता है इसके अंदर एनिमिज्म थॉट होती है, यानी कि जीववादी सोच होती है। एक तरीके से जो बच्चा होता है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानते हैं। ऐसे कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे, ये कभी गिर जाते हैं या फिर कोई कहीं पर चोट लग जाती है इनको, तो फिर जिस चीज़ से चोट लगी रहती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस चीज़ को पीटते हैं या फिर वहाँ पर कुछ मतलब ऐसे हाथ थपथपा देते हैं, है ना। तो बच्चे को क्या लगता है कि अच्छा उसको भी अब चोट लग गई, तो बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है, क्योंकि वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है, ठीक है। लगता है कि उसमें भी जान है, उसको भी दर्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है जब इस तरीके के व्यवहार को प्रदर्शित करे, तो कौन सी स्टेज में होता है जीन प्याजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से लेकर के 7 साल का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में यही दे रखा है कि एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है, क्योंकि कभी कभी जो बच्चे होते हैं देखेंगे आप, जो गुड्डे गुड़िया होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं, ठीक है, नहलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सजीव हैं, उनमें भी जान है, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे वो कार को भी सजीव मानती है क्योंकि वो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, एनिमिज्म थिंकिंग को, यानी कि जीववादी सोच को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि किस स्टेज में बच्चा ये करता है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 से लेकर के 7 साल का जब बच्चा होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तब उसके अंदर एनिमिज्म थिंकिंग आती है, ठीक है। बाकी सेंट्राइजेशन की अगर हम बात करें, केंद्रीयता की बात करें, तो ये भी बच्चे के अंदर 2 से लेकर के 7 साल की स्टेज में आता है, ठीक है। बाकी इनरिवर्सिबिलिटी
यानी कि अपरिवर्तित जो सोच है ये बच्चे के अंदर 7 से लेकर के 11 साल की स्टेज में आता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। सीरिएशन भी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी इन चीज़ों के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है आपका, इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चे को टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करें। जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा स्टार्टिंग में साइकिलिंग करना स्टार्ट करता है तो पीछे से जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हल्का सा साइकिल को पकड़ के रखते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं। बट क्या वो आजीवन साइकिल को पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है वो पीछे से अपने हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है टेम्परेरी हेल्प, यानी आपको तब तक मदद प्रोवाइड करना जब तक आप उस कार्य को सीख ना जाएं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को अभी सीडीपी ये बता रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको लोगों को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ, ठीक है। जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं आपका एग्जाम देकर के आऊँगी, ठीक है। एग्जाम तो आप खुद ही देंगे, बट मैं आपको यहाँ पर क्या करूँ, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो टेम्परेरी हेल्प एक तरीके से देना है ना, तो इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ऐसे में जो टीचर होते हैं क्या करते हैं, बच्चों को कभी कभी आधा हल किया हुआ एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे, उसको किसी तरीके का संकेत दे देते हैं, इशारा दे देते हैं, ठीक है। कभी भी बच्चे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना है, जहाँ पर बच्चे को जरूरत है आप उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, संकेत दे दीजिए, ताकि जो बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे, खुद अपनी समझ को विकसित करे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की, और इसी को इन्होंने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है। हिंदी में आपको पाड़, मचान, आलम्बन, ढांचा, कई नाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और वर्ड की बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है आपके सीटेट के मॉक टेस्ट में खुद से सॉल्व करने पर 70 से 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी खुद की एबिलिटी है, आपकी क्षमता है कि आप इतने नंबर ला पा रहे हैं, ठीक है। बट यहीं पर आपने क्या किया, किसी टीचर की हेल्प ले ली, ठीक है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले ली, किसी बुक्स की हेल्प ले ली, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले ली, और जो आपके नंबर थे वो यहाँ पर बढ़ के 100 से लेकर के 120 के बीच में हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो आपको हेल्प दे रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि MKO है, क्योंकि आपको हेल्प वही प्रोवाइड कर सकता है जो आपसे उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो जो भी आपको हेल्प प्रोवाइड करे वो क्या होता है, MKO, ठीक है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। और जो आपको हेल्प दी जाती है वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना, जो आपको चीज़ें बताई गई या फिर जो चीज़ें आपको समझ में आई, जो टीचर ने आपको चीज़ें बताई, वो क्या है, आपके लिए टेम्परेरी हेल्प है, स्कैफोल्डिंग। बट जो आपको हेल्प दे रहा है वो है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ये आप खुद से कर सकते थे, और यहाँ तक आप जो है किसी टीचर की हेल्प से या फिर किसी यूट्यूब की हेल्प से या फिर किसी बुक्स की हेल्प से पहुंच पाएँ। तो जो आपको मदद दी जाएगी वो इसी क्षेत्र के अंदर ही दी जाएगी, इसके बाहर नहीं। ये जो इसके बाहर वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि आप CDP पढ़ के UPSC का एग्जाम क्लियर कर ले जाए, तो ये इसके बाहर हेल्प आपको नहीं दी जा सकती। जो ये क्षेत्र है आपका, इसी के अंदर ही आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जो ZPD होता है, जो सीखने का दायरा होता है, ठीक है, क्या उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसके बाहर? तो उसके अंदर ही आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, उसके बाहर नहीं। जो आपका CDP उसका एक दायरा होता है सीखने का, ठीक है, उसके बाहर आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उसके अंदर ही आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 से 3 वर्ड मैंने बात की, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि आपसे किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है, और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है इस दायरे तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये 2 से 3 वर्ड ध्यान रखिएगा जो कि लेव वाइगोस्की के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई थी, वही वाली बात की गई थी स्कैफोल्डिंग की, कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने के लिए मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है। जब भी समर्थन, हेल्प करने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होगा, ठीक है। अनुबंधन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो कंडीशनिंग है इसकी बात आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं, इसकी बात आपके BF स्किनर करते हैं। इमिटेशन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा कि इसकी बात भी BF स्किनर ने की है। एडॉप्टेशन की बात भी यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने नहीं की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय, देखिए जो लेव वाइगोस्की वो ये नहीं कहते हैं कि जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, सीखने का पर्यायवाची होता है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा सीखना होता है, ठीक है,
ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने से स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये आपके दोनों ही आपस में संबंधित होते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये क्या कहते हैं, जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका विकास होता है, इस पर आपकी संस्कृति और जो आपका समाज होता है, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इन्होंने भाषा की भी बात की है, को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, जो भी आपका डेवलपमेंट होता है, ये आप समाज से अलग होकर के नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के लिए अनुकूल बनाना। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो यही तो कहती है कि बच्चों को केंद्र में रख करके सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जितनी भी एक्टिविटी है, जो गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, ये बच्चों को केंद्र में रख करके ही कराई जाए और बच्चा खुद को क्लासरूम में स्वतंत्र समझे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सके, एक तरीके से उसके लिए इस तरीके का परिवेश क्रिएट किया जाए। ठीक है, भय मुक्त वातावरण बनाना, जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए। तो यही बात मैंने अभी की यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, देखिए ये भी बात आपके यहाँ पर सही है कि जो अनुशासन है, ठीक है, हम इसको सकारात्मक तरीके से लागू करें। ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें कराएंगे क्लासरूम में, तो फिर बच्चा खुद ही जो है डिसिप्लिन में रहता है, यानी कि अनुशासित रहता है। तो ये भी बात आपके यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमसे निगेटिव पूछ रखा था, यानी बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। यही बात यहाँ पर गलत है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या कहती है, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होता है। ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, अपने अंदर भरता नहीं है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपके हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। देखिए, जो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता है, किसके अंतर्गत पाई जाएगी, जो व्यक्ति पैटर्न को पहचान पाए, चीज़ों को वर्गीकृत कर पाए, जिसके अंदर लॉजिक करने की क्षमता हो, उन व्यक्तियों के अंदर तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता पाई जाएगी। बट यहाँ पर इसकी कहीं पर भी बात ही नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। भाषाई बुद्धिमत्ता, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी की बात ही की गई है कि जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं। तो कहानियाँ कौन सुनाते हैं, जिनके पास शब्दों की एक अच्छी नॉलेज होती है ना, या फिर जो कवि वगैरह होते हैं, जो वकील वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। उनके पास एक भाषा की अच्छी नॉलेज होती है, भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव स्वभाव दशा के बारे में बता पाए, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो लोग मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो लोग बता देते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। संगीत में बुद्धिमत्ता की अगर बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें जिस व्यक्ति के पास सुर लय ताल, ठीक है, इन सबको पहचानने का एक अच्छा संगम हो, एक अच्छा एक तरीके से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, उन लोगों के पास कौन सी बुद्धि होती है, संगीत में बुद्धि होती है। जैसे कि लता मंगेशकर जी हो गई, सोनू निगम हो गया, अरिजीत सिंह हो गए, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगर आ जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी भी बात नहीं की गई है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा था कि जो लेव वाइगोस्की है, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की, कल्चर की और लैंग्वेज की। ठीक है, तो SCL के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करेंगे, जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 3 चीज़ों की बात करेंगे आपके लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर दे रखा है, भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये बात कौन कहेंगे, आपके लेव वाइगोस्की। यहाँ पर क्वेश्चन में दे सकता है कि समाज, ठीक है, समाज का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भी लेव वाइगोस्की। संस्कृति दे सकता है आपको यहाँ पर,
तो भी आपके लेव वाइगोस्की होंगे। ठीक है, तो 3 वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए, सोसाइटी, कल्चर या फिर लैंग्वेज, तो आप जाइएगा लेव वाइगोस्की के साथ में। BF स्किनर आपके अनुकरण वगैरह की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कि 8 प्रकार की बुद्धि की बात की, बहुबुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दे रखा है, जिससे रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, उसको मैंने दिखाया। जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जीन पियाजे भी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोस्की भी। ठीक है, बाकी BF स्किनर वगैरह से उतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक विविध कक्ष में जिसमें विविध योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सबके लिए एक जैसी शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। देखिए, एज ए टीचर के रूप में अगर आप सभी को एक ही तरीके से पढ़ाते तो वहाँ पर हर बच्चों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सोचने समझने जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, ये हर बच्चों के पास अलग अलग होती है। हर व्यक्ति में, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सबको हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जो टीचर होते हैं वो क्लासरूम में अलग अलग एग्जाम्पल का यूज करते हैं ताकि सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ सकें। यहाँ पर अगर हम B ऑप्शन की बात करें तो सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी अलग अलग जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करें, टीचिंग लर्निंग मेथड्स का यूज करें ताकि सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, एक तरीके से कभी भी बच्चों को चीज़ें नहीं बतानी चाहिए या फिर नहीं पढ़ानी चाहिए, तो यही बात आपकी सही है, तो यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षक करना चाहिए, देखिए ये बात आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। टीचर सेंटर टीचिंग नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है जो आपकी NEP और NCF है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। परीक्षाओं को की ओर केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, परीक्षाओं के लिए नहीं सिखाना चाहिए, बच्चे को सीखने के लिए सिखाना चाहिए। ठीक है, बच्चे जो को सीखना चाहिए और सीखने में इंटरेस्ट ले, इसलिए बच्चे को चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इसका नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ये अनुकूलन पद्धति कौन सी, यानी कि ADHD की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थी को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना, एक समय तक एक कार्य देना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन A सही है या फिर B सही है या फिर C सही है या फिर D सही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका राइट ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे सकती हूँ, जो सख्त समयावधि होती है ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि जो डिसेबल बच्चे होते हैं इनके लिए सख्त समयावधि कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इनको और समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा समय, क्योंकि ये दूसरे बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट ऑप्शन बताना है। तो आज के लिए इतने ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।